की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी 24 में हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। हरियाणा में भी हैट्रिक लगाने का दावा है। साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर नायब सैनी ने 85 पार का नारा दे दिया है। चर्चा जनादेश के संदेश को लेकर करने वाली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। पांच राज्यों के परिणाम और 3 में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 2024 में पार्टी के हैट्रिक की बात कही तो विरोधियों को भी जमकर निशाने पर लिया कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम मनोहर लाल ने आगामी चुनाव में जीत का दावा करते हुए हैट्रिक लगाने की बात कही है। एक आध प्रदेश तो ऐसा है जिसके बारे में सब कहते थे ना वहां बीजेपी नहीं आएगी, और वही सबसे ऊपर निकल के आई है। तो जैसे ये हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी। अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी, और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। सीएम मनोहर लाल के दावे के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें और 85 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का दावा कर डाला। तो वहीं राजस्थान में खाता भी न खोल सकी जेजेपी को बीजेपी नेता बीरेंद्र सिंह ने निशाने पर लिया और कहा कि जेजेपी का अपना वोट नहीं है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने भी आम आदमी पार्टी पर वार करते हुए आपको जेजेपी करार दिया। उनको इस चीज में फंसना ही नहीं था, उनका कोई जनाधार नहीं, और सिर्फ इसलिए कि यहाँ हम किसी न किसी तरीके से बीजेपी को कन्विंस कर दें कि भाई हमारा जो साथ रहेगा वो आपको लाभकारी रहेगा, ताकि हम हरियाणा में जो चुनावी गठबंधन होना है वो इसी को सामने रखते हुए हमारे को आगे गठबंधन में रखें। ये उनके मन में एक योजना तहत ये बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे कोई गठबंधन उनसे नहीं किया। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा चाहती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि तेलंगाना में तो बस झांकी है, हरियाणा में पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। बधाई देते हैं कि आपने ईमानदारी से मेहनत करी। हरियाणा की जहां तक बात है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, हरियाणा में जो तेलंगाना में आपने देखा है, तेलंगाना जो आपने देखा वो तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर इस सरकार जो बीजेपी जेजेपी की सरकार है, जैसे तेलंगाना की सरकार वहां पे लोकप्रिय हो गई थी, या हिमाचल की भाजपा की सरकार, हरियाणा में तो और भी ज्यादा। और जिस रूप से हम लोग हरियाणा में मेहनत करें हुड्डा साहब के नेतृत्व में और चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, हरियाणा में निश्चित तौर से बदलाव होगा। दोबारा से मैं कहना चाहता हूं, तेलंगाना एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी। देखिए, मैंने कहा हर राज्य की अलग परिस्थिति। आपको याद होगा कि 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी जीती थी। उसका अर्थ ये नहीं था कि उसके बाद हरियाणा का पे कोई जो हरियाणा में जो है उस समय भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति बनी। इसी रूप से अगर 2008 का देखें, 13 का देखें, 8 में यहाँ पर इन प्रदेशों में जो ये प्रदेशों की आप बात कर रहे हैं, वो इन प्रदेशों में बीजेपी जीती है, 7 जीती है, लेकिन 9 में कांग्रेस रिपीट होगी हरियाणा में। तो ये हर प्रदेश की, हर चुनाव की अलग परिस्थितियां रहती हैं। जो है मैं ज्यादा देखो, बाकी तो आकलन का विषय रहेगा। वहीं विपक्षी एकता का दावा कर रहे
इंडिया गठबंधन की 5 राज्यों के परिणाम के बाद आगामी बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। मेरे को पता नहीं है, मेरे को जानकारी नहीं है, इसी के लिए मैंने बाहर में प्रोग्राम रख दिया नॉर्थ बंगाल टूर में। उधर में हमारा 6-7 दिन का प्रोग्राम है, तो मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, हम जरूर जाते, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। जाहिर है इन 5 राज्यों के चुनाव को 24 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया। पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, तो हरियाणा में बीजेपी 85 पार का दम भर रही है। ऐसे में देखना यह है क्या 3 राज्यों में मिली जीत आगामी चुनाव में बीजेपी की जीत का आधार बनेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, बालमुकुंद शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, विजेंद्र रेहडू, प्रवक्ता इनेलो, प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी स्टूडियो में हैं, सुभाष चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही भाग सिंह दमदमा जी भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है। शुरुआत विधु रावल जी, क्या 3 राज्यों में मोदी मैजिक चला है? विधु जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। चलिए कांग्रेस का रुख करते हुए बालमुकुंद शर्मा जी, इतने निराशाजनक परिणाम क्या सोचा था आप लोगों ने? आज मिजोरम की हालत देख लीजिए, केवल 1 सीट के साथ खाता खोल पाएंगे, 3 बड़े राज्य चले गए हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने रिपीट किया, आप लोग राजस्थान में नहीं कर पाए, छत्तीसगढ़ में भी आप लोग सत्ता कायम नहीं रख पाए। देखिए, सर्वप्रथम तो जनता जनार्दन है, प्रजातंत्र में भगवान का रूप होती है जनता, और हम जो भी जनादेश आया उसको सिर मत्थे देते हैं, स्वीकार करते हैं। जनता का जो जनादेश है वो तो स्वीकार्य है, और कई चीजें होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। हमारी सरकार थी 2 स्टेटों में, अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, इससे पहले 3 स्टेटों में भाजपा की सरकार थी और हमने 2018 में विजय हासिल की थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। तो ये अब जनता ने देखो, मुख्य विपक्षी दल थी भाजपा, उस पर विश्वास देता है, तो जनता का भी धन्यवाद है जो उन्होंने सिर मत्थे हमारे विपक्ष में बैठने का आदेश दिया। हम विपक्ष में बैठेंगे। प्रजातंत्र में यही खूबी है प्रजातंत्र की, उनको लोगों की सेवा करने का मौका दिया है और हमें विपक्ष की भूमिका निभानी है, वहां पर हम निभाएंगे। तेलंगाना में हमारी सरकार बनी है, वहां के मतदाताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विश्वास दिलाया है और एक बदलाव है। और प्रजातंत्र की यही खूबी है, पहले राजे रजवाड़े होते थे, अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया, पता था कि वही राज करते रहे, कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये प्रजातंत्र की खूबी है, बदलाव भी इसमें होता है। कांग्रेस ने 45 साल लगातार देश में शासन किया, पूरे देश में किया, केंद्र में किया, राज्यों में बहुत, अभी भी हमारी सरकारें हैं। तो ये प्रजातंत्र की एक वो खूबी है बस। तो प्रजातंत्र ने कहा, बालमुकुंद जी इस बात को लेकर भी चिंतन मनन मंथन कुछ करिएगा। सबसे पुरानी पार्टी देश की, सबसे मजबूत रही, सबसे अधिक सत्ता में रही, बार बार हार मिलना, उसके बाद कहना कि जनादेश है, और अगर ये जनादेश जो कि है भी तो वाकई पार्टी के लिए चिंताजनक स्थिति तो है। आप ऐसे बार बार हार की बात जैसे करें, अभी 2 स्टेटों में चुनाव हुआ था, कर्नाटक में और हिमाचल में हम ही जीते थे, भाजपा हारी थी वहाँ। ये जिन स्टेटों में आज हमारे 5 साल पहले हम ही जीते थे। ये बार बार हार, देखिए 2 चीजें हैं, हार जीत सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें केवल सेवा करनी है, प्रजातंत्र का काम देखो, सामाजिक जीवन है ये। जो लोग इस जीवन में हैं, राजनीतिक लोग हैं, हमारे जैसे सब प्रवक्ता बैठे हैं, तो मैं तो सबको सैल्यूट करता हूँ। जनता की सेवा के लिए हम लोग दिन रात लगे रहते हैं, घर छोड़ देते हैं, अपने इतने परिवारों में बहुत से लोग अपने परिवारों को भी वो नहीं कर पाते और वो देश सेवा में रहते हैं। जो भी सार्वजनिक जीवन में लोग हैं, हार पे मंथन जरूर होना चाहिए और हम करेंगे, लेकिन ये नहीं कि बार बार हारने का। अभी हिमाचल में हम जीत के आए, हमारी सरकार, हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, उसके बाद हौसले बुलंद थे आप लोगों के, राजस्थान में भी दावा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी दावा था, छत्तीसगढ़ को लेकर तो एग्जिट पोल भी बता रहे थे कि आप लोग सत्ता बरकरार रख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। प्रजातंत्र में देखिए दावा, जिसके 0.1% वोट आए हैं, आम आदमी पार्टी के नोटा का मुकाबला था, दावा वो भी सरकार बनाने का कर रहे थे, जबकि हम तो जब से देश आजाद हुआ इन 3 स्टेटों में जो चुनाव है तकरीबन हमारी सरकारें नहीं है, बीच कुछ समय को छोड़ करके दावा करना भी चाहिए। ये भी प्रजातंत्र की खूबी है। निर्दलीय लोग भी लड़ते हैं और निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं इस प्रदेश में, आपने देखा देश में, एक निर्दलीय व्यक्ति अकेला विधायक बना और वो मुख्यमंत्री बना।
और जो ये आज जो भाजपा में सत्ता की बैसाखी दे थी, 10 सीटों के बाद उप मुख्यमंत्री हैं, ये प्रजातंत्र का एक खूबी ला लो, एक विशेषता ला लो, एक जरूरत लगा लो। आज होता है आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती और बाकी जगह जमानत जब्त हो रही है, एक भी कैंडिडेट अपनी जमानत नहीं बता पाया, जबकि वो भी ये कहते थे कि हम तो सरकार बनाएंगे, बड़े बड़े दावे लेकर। दावे करना भी एक अपने आप में प्रजातंत्र में दावा करेंगे, क्योंकि हम कुछ चीजें देंगे, हमारा जो शासन की उपस्थिति, हम कैसे शासन चलाएंगे, लोगों की क्या सुविधा हम देंगे। ठीक है, पीसीआर के बीजेपी जुड़ गई हमारे साथ, विद्युराव जी जुड़ गए हैं क्या? हाँ, तो जो ये कांग्रेस पार्टी का अपना मतलब सभी पार्टी। ठीक है शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं जनादेश है और ये प्रजातंत्र में चलता है, आपको ये कहना है। विद्युराव जी, क्या ये मोदी का जादू था 3 राज्यों में? हेलो जी विद्युराव जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी बिल्कुल। क्या ये मोदी का जादू चला के 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़? निश्चित तौर पर कुछ दिनों पहले ये हमारे विपक्षी साथी ऑर्गेनाइजर का उस आर्टिकल का बार बार जिक्र करते थे, जहां ये कहा गया था कि मोदी मैजिक अब टेस्ट पर है। ये कहते थे कि शायद मोदी मैजिक फेड हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से संयुक्त नेतृत्व में मोदी जी के चेहरे पर हमने इतनी प्रचंड जीत हासिल की है 3 राज्यों में, और 5 के 5 राज्यों में हम प्लस में रहे हैं, ये निश्चित तौर पर जो है देश की जनता का जिस प्रकार से अपने सर्वप्रिय नेता, अपने लोकप्रिय नेता और दुनिया भर के अंदर स्थापित जिन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को किया है, ऐसे नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद सतह पर था। सबने देखा किस प्रकार से अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, इस प्रकार से कुछ लोगों ने जिस नरेंद्र मोदी जी पर व्यक्तिगत अटैक किया, भक्ति भाषाओं का प्रयोग किया, और आज सारा देश जानना चाह रहा है राहुल गांधी जी पनौती कौन है? वो पनौती है जो सभी एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ को ले डूबा, वो पनौती है जो राजस्थान के अंदर दावा करते जीत का और बहुत पीछे रह गए, वो पनौती है, या जो मध्य प्रदेश में जीत का दावा करने के बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट की पूरी स्कीम बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से 100 सीटें पीछे रह गए, वो पनौती है। इस प्रकार से दोनों भाई बहन ने मिलकर अपने कांग्रेस की नैया को डुबोया है। तो आज सारा देश राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से जानना चाहता है पनौती कौन है। लेकिन दिलचस्प तो ये है कि हमारे यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये भी बड़ी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, और इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जो थे, उनका हमने वक्तव्य सुना, वो भी बड़ा विरोधाभासी था। दीपेंद्र हुड्डा पहले तो सीधा पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को लांघकर, पूरे विंध्याचल को लांघकर तेलंगाना पहुंच गए और केवल तेलंगाना की बात कर रहे थे। उसके बाद खुद ही बोलने लगे कि किसी भी राज्य के परिणाम का कोई असर नहीं पड़ता। तो एक ही मुंह से 2 बातें, लगातार 2 वाक्यों में 2 अलग अलग बातें, ये केवल कांग्रेस ही कर सकते हैं। इन लोगों को विशेष प्रकार का कोई इंजेक्शन जो है राहुल गांधी जी ने लगा रखा है, ये अपनी हंसी उड़वाते हैं, और आज सारा देश कांग्रेस के ऊपर हंस रहा है। और हंस इसलिए रहा है क्योंकि जीत में विनम्रता होनी चाहिए और हार में गरिमा होनी चाहिए। ना तो इनकी कभी जीत में विनम्रता थी, और जिस बुरी तरह से सारे देश की जनता ने इन्हें पीटा है, उसके बाद ये गरिमाहीन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारी है, लेकिन कभी इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का मखौल नहीं उड़ाया। हैरानी तो तब हो गई जब कांग्रेस का आईटी देखने वाला व्यक्ति खुले तौर पर इसको नॉर्थ और साउथ डिवाइड कर रहा है। लेकिन फिर याद आता है कि उनके नेता राहुल गांधी ने भी यही किया था। अमेठी से जब हार कर गए थे, धूल चटा दी थी अमेठी की जनता ने, और जाकर वायनाड से जीत कर आए थी, तो कहते थे कि उत्तर भारतीयों को चुनावों की तमीज नहीं है, लोकतंत्र की तमीज नहीं है, उन्हें वोट करना ही नहीं आता। यानी जो इन फिसड्डी लोगों को वोट नहीं करता, वो जो है वो बदतमीज हो गया, बेतमीज हो गया, और जो लोग इनको वोट गलती से कर देते हैं, उन्हीं को केवल लोकतंत्र के सिपाही मानते हैं। आज नहीं, गलती से तो वोटर गलती से तो नहीं करता विदुर राहुल जी, आप लोगों को वोट किया गलती से हुआ है क्या? ये वोटर के विवेक पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? अभी तो आप ये कह रहे थे कि ये लोग वोटर को कोसते हैं, आप कह रहे गलती से। वोटर्स गलती करते हैं क्या? नहीं, गलतियां होती हैं, क्यों नहीं होती गलती? हमसे भी होती है गलतियां, हमसे भी गलतियां होती है, पार्टियों से गलती होती है, वोटर से भी गलती होती है। ऐसा नहीं होता कि नहीं होती। क्या राजस्थान के वोटर से गलती नहीं हुई थी? जब राजस्थान में राहुल गांधी ने आकर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
हमारी सरकार बनने के 10 दिनों के बाद हर किसान का 1-1 रुपए का कर्ज माफ कर देंगे। तो 5 साल जब कर्ज माफ नहीं हुआ तो क्या वोटर ने अपनी गलती नहीं मानी? क्या गलती स्वीकार करके गलती को सुधार नहीं किया हम सब ने? देखिए, ऐसा नहीं होता कि वोटर से भी गलतियां होती हैं और गलतियां होने के बाद गलती सुधार होती है, लेकिन विषय क्या है कि जहां पर कांग्रेस को परखा जा रहा ठीक है विदु जी, एक बार मुझे इसको क्लैरिफाई 3 करने दीजिए दशकों प्लीज, से क्योंकि भूल सुधार चल रहा है राजस्थान में। आपने एक विषय उठाया है वोटर की गलती को लेकर। अभी इससे मिलती जुलती बात जो है बाल मुकुंद शर्मा जी ने भी कही थी, मैं इसी बात पर लेकर आ रहा हूँ। कांग्रेस को जनता पसंद नहीं कर रही है, कांग्रेस को बार बार नकार रही है, लेकिन कांग्रेस बार बार कुछ नया शगुफा लेकर आती है। जैसे 2018 में लेकर आई, 2018 में वही काम करने लगी जो भूपेंद्र हुड्डा आजकल हरियाणा में कर रहे थे पिछले 6 महीने से। ठीक है वो क्या आसमानी वादे करना। मैं बात पूरी करने दीजिए, ठीक है, मैं तो बात पूरी नहीं होगी ना। अब मैं आपको समय दूसरे लोगों को भी देना है, ठीक है, इसलिए खत्म करने दीजिए। मैं आपको संकेत दे रही हूँ कि आप जल्दी बात को कंप्लीट करें। जी, मैं बिल्कुल जल्दी कर रहा हूँ, मेरी वाक्य पूरा हो जाने दीजिए, बात खत्म हो गई है मेरी। तो जिस प्रकार से 2018 में इन्होंने ना पूरे होने वाले वादे किए और फिर सत्ता में आए, मध्य प्रदेश में भी कहा हर व्यक्ति को नौकरी देंगे, 1.5 साल इनकी सरकार रही, केवल 3000 नौकरियां दे पाए। उसी प्रकार से हरियाणा में भी आज इसी प्रकार के शगुफे छोड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि राजस्थान की जनता ने भुगता है इन्हें, वही सबक जो है हरियाणा की जनता ने भी सीखा। चलिए हरियाणा पर आते हैं। रेणु साहब, हरियाणा पर क्या और कितना असर देख रहे हैं? पीसीआर अगर जेजेपी भी हमारे साथ जुड़ती है तो मुझे बताइएगा। रेणु साहब, देखिए, हाँ, हरियाणा पर इसका असर आएगा, लेकिन जिस प्रकार से ये परिणाम आए हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। इसको मैं बिल्कुल दिल से मानता हूँ और बीजेपी को बधाई भी देता हूँ इस प्रचंड जीत के लिए, क्योंकि लोगों ने इसका सर्टिफिकेट इनको दे दिया है। तो हमें भी लोगों के जनमत को मानने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इसका हरियाणा में असर जो आएगा इन 5 स्टेट के इलेक्शन का, वो एक अलग तरीके का आएगा। जैसा ये विश्लेषण कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो 3 स्टेट में कांग्रेस को बीजेपी को अच्छी जीत मिली, बढ़िया बढ़त मिली, उसका एक कारण है, बड़ा कारण है, वो छोटा कारण। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के हालात और वहाँ के जो सत्रक मैं उनको बोलूंगा, जो वहाँ के मुखिया बने हुए थे, उन्होंने न तो हाईकमान को तवज्जो दी और न ही हाईकमान की पॉलिसियों को तवज्जो देने का काम किया। बड़े अचरज की बात है कि जब हाईकमान जाकर के कहती है हम इसको टिकट नहीं देंगे, इसकी टिकट नहीं मिलनी चाहिए, और फिर वहां के लोग कहते कि नहीं आपको नहीं मालूम, हम तो इसी को देंगे। यानी जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व को दरकिनार करके वहां के स्थानीय नेताओं ने इलेक्शन अपने हिसाब से लड़ने का काम किया, उसी का परिणाम है कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने एक रणनीतिकार को नियुक्त किया हुआ था जो सुनील नाम का था, सुनील कोल्लू नाम का, उसको तो ये कह करके वहां से भगा दिया कि हमें आपकी जरूरत नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे। और तो वहां पर जो इसमें मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को बोला गया, केंद्रीय नेतृत्व ने बोला, जो हमने पढ़ा और सुना है कि भाई समाजवादी पार्टी से सीट शेयरिंग कर लो आप। तो वहां ये लोग कहते हैं कि कौन है अखिलेश यादव, तो इस तरह की जब भाषा का प्रयोग करेंगे तो इनके ये हाल होना ही था कांग्रेस पार्टी का। अगली बात, इन्होंने इंडिया संगठन बना हुआ था और ये बिल्कुल एक ऐसे मौके पर चुनाव आ गया था जिसका परिणाम 2024 में दिखेगा और पड़ेगा। ऐसे चुनाव में इन्होंने ये लापरवाही क्यों की? कांग्रेस ने क्यों इतना घमंड दिखाया? क्यों इंडिया को साथ लेकर के वहां चुनाव लड़ने का काम नहीं किया गया? क्यों अन्य जो बड़े नेता थे उनको ले जाकर के वहां प्रचार में शामिल क्यों नहीं करवाया गया? मैं ये मानता हूं कि जानबूझ करके कांग्रेस ने बीजेपी की झोली में इन राज्यों को डालने का काम किया है। और वही हाल हरियाणा प्रदेश में भी है। हरियाणा प्रदेश में से हरियाणा प्रदेश के सत्रक जिस प्रकार से आपस में खींचातानी किए हुए है और एक तो टांग खींचने में लगा हुआ और दूसरे अपने टांग को बचाने में लगे हुए हैं। तो यदि समय रहते कांग्रेस पार्टी ने इसका सबक नहीं लिया, इसके ऊपर चिंतन नहीं किया, तो यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो सकता है। इसके लिए चिंतन अवश्य है। दूसरी बात, इसका प्रभाव हरियाणा प्रदेश में क्या पड़ेगा? देखिए, बीजेपी ने
राजस्थान में लगा लो, मध्य प्रदेश में लगा लो, छत्तीसगढ़ में लगा लो, तेलंगाना में लगा लो, चाहे मिजोरम में लगा लो, बड़े 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 जुमले फेंकने का काम किया। इन्होंने कहा कि हम वहां का गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदने का काम करेंगे और भी 50,000 प्रति वर्ष नौकरियां देने का काम करेंगे, लड़कियों को स्कूटियां देने का काम करेंगे। अनेकों इस तरह के जुमले फेंके जो हरियाणा में ये पहले फेंक चुके हैं और हरियाणा की जनता उनको देख चुकी है। वो जुमले हैं, लागू कुछ नहीं होता है। हरियाणा में 50,000 प्रति वर्ष नौकरियां मिली है, एमएसपी मिल रही है और न्यायिक व्यवस्था, जो दूसरी बातें सारी की सारी है। तो इसलिए हरियाणा का परिणाम अलग होगा। बीजेपी को हरियाणा में वो नहीं मिलेगा जो वहां इनको मिल जा, क्योंकि यहाँ इनके बराबर में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी खड़ी। दूसरी बात, कांग्रेस अगर सुधरी नहीं तो उनका बुरा हाल है और इनके जुमले यहाँ हरियाणा वासी भुगत चुके हैं। यहाँ पर दोबारा जुमला कुछ फेंकने के लिए इनके पास है नहीं, तो हरियाणा के हालात इनके फेवर में नहीं है। अगली बात, जो जेजेपी पार्टी करती थी कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको भी राजस्थान की जनता ने बिल्कुल सर्टिफिकेट दे दिया है कि अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप इंतजार करिए। अगली बात, आम आदमी पार्टी ने 205 सीटों पर ये चुनाव लड़ा और एक भी सीट ऐसी नहीं जहां ये अपना जमानत बचा चुके हो। और तो और नोटा को 0.98% वोट मिली है, लेकिन इनको मध्य प्रदेश में 0.53% वोट शेयरिंग मिली है, राजस्थान में 0.38 वोट शेयरिंग मिली है, छत्तीसगढ़ में भी 0.93 यानी 50%, 0.50 आधा % भी कहीं वोट नहीं मिली। जो बड़ी बड़ी बातें हाँकते थे, तो इनका भी जो है ना, इनका भी साफ हो गया है कि इनके पल्ले भी कुछ नहीं है। तो हरियाणा प्रदेश में अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक ऐसी पार्टी बची है जिनकी तरफ अब हरियाणा प्रदेश को आंख लगानी चाहिए और अजय सिंह चौटाला को 2024 में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चलिए, इसी के साथ आपकी बात यहाँ पूरी होती है। आम आदमी पार्टी को लेकर जो आपने सवाल खड़े किए रेणु साहब, बिल्कुल जायज ही सवाल के। नोटा से भी पीछे रह गए आप लोग, जमानत बुरी तरह से जब्त हुई है, कहाँ गए आपका दिल्ली मॉडल, पंजाब मॉडल, कहाँ गए आपके दावे? देखिए ज्योति जी, मैं सारे प्रवक्ता भाइयों को बहुत ध्यान से सुन रही थी और अपनी बात शुरू करने से पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत शुभकामनाएं। और जनता जनार्दन है और जनता का जनादेश सारा आंखों पे। लेकिन इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो वादे कांग्रेस ने बीजेपी ने किए हैं, मैं आशा करती हूं कि वो सारे के सारे वादे पूर्ण होंगे धरातल पे। जैसे कि जो वादे खट्टर साहब भी राजस्थान के कैंपेन में करके आए हैं, बाकी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता करके आए हैं कि 450 रुपए की गैस दे देंगे। तो मैं आशा करती हूं कि ये गैस की सुविधा हमें हरियाणा में भी मिले, क्योंकि 9 साल से सरकार हमारी भी यहाँ पे है। अनाज की भी बात करके आए हैं कि 2700 के कैसे कुंटल वो देने वाले हैं अनाज, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे भी मिले। लाडली योजना जो 8 महीने पहले ही इन्होंने लागू की थी मध्य प्रदेश में, मैं आशा करती हूँ कि ऐसी योजनाएं कम से कम यहां हरियाणा में भी लागू करें, क्योंकि आज तक लाडली योजना तो नहीं हुई है, लेकिन संदीप सिंह जैसे मंत्री जरूर हैं जो महिला की छेड़खानी के बाद भी आज भी मंत्री बने हुए हैं हरियाणा सरकार में। और ये बात ऐसी नहीं है कि किसी से कोई छुपी हुई है, लेकिन तब भी जनता जनार्दन है और भारतीय जनता पार्टी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन मैं आशा करती हूं कि जनता की उम्मीदों पे ये लोग खड़े होते हैं, क्योंकि जनता जिस तरीके से आपको उठाती है उस तरीके से गिराएगी भी। अब हम बात करते हैं इस रिजल्ट की। तो ये रिजल्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा आगाज है और एक बहुत बड़ी अलग उत्तर भारत की राजनीति की तरफ आगाज कर रहा है। उत्तर भारत में अब 2 ही प्लेयर बच गए हैं जो आमने सामने हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का तो देखिए सफाया ही हो गया है। तो जमानत जब्त है, मुकाबले में तो जहां थी कांग्रेस ही थी। मैं बिल्कुल बता रही हूँ, कांग्रेस अगर आप इस परिणाम को आधार बनाते हो, आप मुकाबला मान रही, कमाल कर रही हैं। जी बिल्कुल मान रही हूँ, बिल्कुल मान रही हूँ। पीछे है, जमानत आप लोगों की जब्त हो गई है। ज्योति जी, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। मुकाबले में नहीं थे, आगाज भी खुद ही बता रही, मुकाबला भी खुद ही बता रही। ज्योति जी, पूरा मैदान इनके लिए खोल रखा था हमने कि जाओ लड़ लो। रोज हमेशा ये हमारे पर आरोप लगाते थे कि भाई आम आदमी पार्टी ने हमारे वोट काट लिए, आम आदमी पार्टी ने हमारे वोट काट लिए। हमने तो तीनों प्रदेशों में ऐसी कोई तैयारी भी नहीं की थी।
मैं बताऊं, हम इनकी तरह बड़ी पार्टी नहीं है भाई, ना हमारे पास इतना सामर्थ्य है, ना इनकी तरह हमारे पास पैसे हैं, ना रिसोर्सेज हैं। हम तो छोटी सी इन्हीं की जबान पे सुपारी जैसी पार्टी है, ठीक है। लेकिन हमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी थी। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में इन्होंने आउटसोर्स कर रखा था कांग्रेस ने। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेसियों ने, सेंट्रल टीम ने आउटसोर्स कर दिया पूरा का पूरा चुनाव कमलनाथ जी को। तो आप ये सोचिए कि उसके बाद भी प्रदर्शन के बाद ताकत नहीं लगाई तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता है। नहीं नहीं लगाई है, ताकत नहीं लगाई है। किसको बता रहे हैं आप? वाकई नहीं लगाई है। हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं थे कि हम लोग उतनी ताकत तीनों राज्यों में लगाते हैं। राष्ट्रीय पार्टी आप लोग खुद को कहते हैं, कहाँ बिल्कुल है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने हमने सोचा जब बीजेपी से उत्तर भारत में मुकाबला करेंगे तब कहां से आएंगे? ज्योति जी, हमने सोचा कि इस बार इन लोगों को मौका देते हैं, मैदान साफ कर दिया हमने, और ये खुद साफ हो गए। आप बताइए। और सबसे मजेदार बात कि इन तीनों प्रदेशों में हैरान करने वाला तर्क आप नहीं और आएंगे आपके तीनों प्रदेशों में ज्योति जी एक मिनट, तीनों प्रदेशों में मैं अभी और टाइम नहीं दे पाऊंगी आपको, आप सुनिए अभी एक सेकंड। क्या अभी जो जादू नजर आ रहा है 3 राज्यों में, हालांकि देखिए ये भी बात हमें याद रखनी होगी, पिछली बार तीनों राज्यों में कांग्रेस भी जीती थी, वो जादू नहीं दिखा 2019 में कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी जब ये दावा करती है कि ये बरकरार रहेगा और ये 2024 की हैट्रिक की गारंटी है, यकीन करते हैं आप इस तरह के दावे में? देखिए, वैसे कल भी चर्चा में मैं आपके साथ जुड़ा था आपके चैनल पर, तो मेरा थोड़ा अलग है मानना। वो इस कारण से क्योंकि जो क्षेत्रीय चुनाव हैं या जो प्रादेशिक चुनाव होते हैं, विधानसभा की और लोकसभा के चुनाव होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं उस वक्त। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी लोकसभा में देखने को मिलते हैं, और जो राष्ट्रीय फलक पर बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो नेशन वाइड प्रभावित करते हैं, वैसे सब्जेक्ट जनता के लिए बहुत मायने रखते हैं। और जो क्षेत्र में विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो अपने क्षेत्र के आधार पर और अपने जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनके क्षेत्र में उन्होंने काम किया है नहीं किया है, उसके आधार पर काफी कुछ वो देखते हैं, आकलन करते हैं, और तब जाकर वो अपना मत सुनाते हैं, ईवीएम में अपना बटन दबाते हैं। रही बात इस चुनाव की, तो हाँ, ये बात कह सकते हैं कि इससे एक माहौल जरूर मिला है भाजपा को, उनकी बातें खिली हैं और उसके कारण उनको मिल गए हैं। ये बात सही है, उनको प्रोत्साहित होने का या उत्साहित होने का एक बड़ा कारण उनको मिल गया है, क्योंकि ये तीनों राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, हालांकि अपेक्षाकृत छोटा राज्य है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में बड़ा हस्तक्षेप रखते हैं। और यहाँ अगर इस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री, बहुत बहुमत के साथ उनको विजय मिलना, मुझे लगता है कि ये तो एक बड़ा कारण है भाजपा के लिए। और प्रधानमंत्री इसी तर्क के आधार पर शायद कल अपने संबोधन में ये बात कह रहे थे कि हैट्रिक, बात बिल्कुल सही है कि 2024 में उनके लिए उनको और अधिक तैयार होने की दृष्टि से इस स्थिति ने, इस परिणाम ने प्रोत्साहित किया है। लेकिन जैसा कि अभी आप चर्चा की शुरुआत में जो बातें आप कह रहे थे कि क्या केवल मोदी फैक्टर ही इसमें काम किया है, मैं मानता हूं कि आप 100% क्रेडिट उनको नहीं दे सकते। हाँ, उनको डिस्क्रेडिट भी नहीं कर सकते, उनको क्रेडिट देने का 1% आप निर्धारित कर सकते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसने भाजपा को इस बार बहुत अच्छा जो एक जीत का रास्ता दिखा दिया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसका कारण है कि अगर आप मुझे समय दें तो मैं आपके सामने रखता हूं कि जैसे देखिए, अभी बात चल रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से या फिर भाजपा प्रवक्ता विधु जी ने भी बातें उन्होंने कंटेंट की कि वोटर गलती नहीं करता। मैं एकदम इस बात से सहमत हूं कि वोटर गलती नहीं कर रहा है। वोटर अब संवेदनशील हो गया है, बहुत जिम्मेदार हो गया है अपनी आवश्यकताओं के प्रति, और वोटर अब आकलन करने लगा है, पक्ष या विपक्ष जो कोई भी वादा करता है उन वायदों को वो बहुत करीब से देखने लगा है। और वोटर ये चाहता है कि आप जो वायदे करते हैं, क्या आपका इतिहास उन वायदों को पूरा करने का है भी या नहीं है, चाहे वह विधानसभा के प्रत्याशी हो, लोकसभा के प्रत्याशी हो, या फिर उस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर जिस प्रत्याशी को सामने किया गया है, या पार्टी प्रमुख के रूप में जो भी सामने आ रहे हैं। आप जब चुनावी घोषणाओं में जो वायदे करते हैं, आपके इतिहास को जनता अब अच्छे से आकलन करती है, विश्लेषण करती है और उसके आधार पर निर्णय लेती है। जनता ये चाहती है कि आप एक निश्चित समय सीमा में, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में
आप उसको घोषित करें और उसका फायदा सीधा हम तक, एक सामान्य आदमी तक, जो आप कहते हैं कि डाउन टोडन पीपल, बिल्कुल एक अंतिम छोर तक उसका रिजल्ट जाना चाहिए, उसके यानी उसके खाते में सीधा सीधा उसका प्रतिफल दिखना चाहिए। अगर वो नहीं दिखता है और उन्होंने अगर पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में, उससे पिछले की पंचवर्षीय योजनाओं में अगर उनको किसी नेता ने, किसी पार्टी ने, किसी राजनेता ने अगर छला है किसी कारण से, तो फिर मतदाता उसके साथ अब खड़ा होना पसंद नहीं करें। वोटर बिल्कुल ठीक बात है। जी बोलिए। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जो करिश्माई नेतृत्व की बात करते हैं, देखिए भारतीय लोकतंत्र में करिश्माई नेतृत्व तो बड़ा फैक्टर रहा है और मोदी जी के सामने अभी दूसरे पक्ष में कोई ऐसा करिश्मेटिक, कोई ऐसा लीडरशिप सामने है नहीं जिसको ये कहा जाए कि हाँ वो उनका कंटेस्ट करने की स्थिति में है। तो ये करिश्माई नेतृत्व तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जनता अपनी आवश्यकताओं के प्रति इतना संवेदनशील और इतना जिम्मेदार हो गया है कि वो अब आकलन और विश्लेषण करने लगा है। सभी तमाम चीजें की जाती हैं। विधु जी, नायब सैनी ये कह रहे हैं 85 पार हासिल करेंगे हरियाणा में। देखिए, लग तो इसी प्रकार से रहा है जिस प्रकार आज सुबह से कार्यकर्ता हमसे बात कर रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हीमोग्लोबिन मापा जाए तो मुझे लगता है कि 20 को पार कर जाएगा। देखिए किस प्रकार से 1.5 गुना हमारे अंदर खून बढ़ चुका है। इस जीत ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उत्साहित कर दिया है। मेरे पास आज कहां से फोन आए, मेरे पास कैराना उत्तर प्रदेश से फोन आए, मेरे पास गुमारवी से फोन आया हिमाचल प्रदेश से, मेरे पास फोन आया तुमकुर से आया, कोटगेरे से आया, कर्नाटक से फोन आया, मेरे पास राजस्थान में उदयपुर से फोन आया। किस प्रकार से सभी कार्यकर्ता कहां से, उज्जैन से फोन आया, हरियाणा के कौन से हिस्से से फोन नहीं आया। और कैसे कितना उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। ये उत्साहित कार्यकर्ता, इसके साथ जोड़ दो भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी नीतियां जिसको जनता स्वीकार कर रही है और जिसको जनता पसंद कर रही है, जिसको जनता ने ट्रेंड बना दिया। अब इस चुनाव से कम कुछ बातें तो स्पष्ट हो गई ना कि जनता डबल इंजन की सरकारें चाहती है, हर जगह चाहती है। मोदी है तो मुमकिन है की बात आज बिल्कुल यथार्थ में दिखती है। केवल मोदी ही गारंटी को पूरी करने की गारंटी है, ये बात जो है अभी कहीं ना कहीं जो अभी सुभाष चौधरी जी बोल रहे थे, आदरणीय सुभाष चौधरी जी ने भी काफी हद तक उस तरफ बढ़े हैं। वो उन्होंने कहा वादा पूरा कौन करता है इसका इतिहास देखा जाता है। क्या वो लोग जो 1958 से कह रहे थे गरीबी हटाओ, जो वो लोग जो 1971 में कह रहे थे वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, वो लोग जो कह रहे थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, और कांग्रेस का हाथ गरीब का गला घोटता रहा, लगातार घोटता रहा। अब देखा जा रहा है कि पिछले 9 साल में लगभग 13.5 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। और ये कब, जब भारतीय जनता पार्टी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने सेना को मजबूत किया और सेना पर बहुत बड़ा खर्च किया है, जब भारतीय जनता पार्टी ने कृषि क्षेत्र में लगभग 3 गुना ज्यादा जो है बजट दिया है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस प्रकार से टारगेटेड लोगों को, लक्षित लोगों तक लाभ पहुंचाया, तो निश्चित तौर पर वोटर संवेदनशील है। मैं 100% जो है आपके एक्सपर्ट साहब की बात से सहमत हूं। हाँ देखिए, उनका कहना कि 100% नहीं दिया जा सकता क्रेडिट, ये हो सकता विवेचना का विषय हो, लेकिन उत्तर भारत को कह देना पूरा खुला मैदान और फिर कह देना आम आदमी पार्टी द्वारा कि हमने तो भाई चुनाव ढंग से लड़ा ही नहीं। आपको मैं बताना चाहता हूं, राजस्थान में 88 सीटों पर चुनाव लड़े, ये 84 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, 55 सीटों पर छत्तीसगढ़ में जाकर चुनाव लड़े। आप सीबीआई और ईडी का सहारा लेके हमारे नेताओं को भेज सकते हैं, लेकिन अच्छा चलो सीबीआई और ईडी करने वहां किया आपने, बहुत सीबीआई ईडी किया जी, वहां बहुत सीबीआई ईडी किया आपने, लेकिन हुआ क्या वो तो बताने दो एक बार। अच्छा तो लेकिन यहाँ जहां ये चुनाव लड़ने गए, यहाँ इनकी हालत क्या हुई ये तो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में नोटा को पड़ी 1.29% वोट और आम आदमी पार्टी को पड़ी 0.96% वोट। मध्य प्रदेश में नोटा को पड़ी 0.99% वोट, यानी 1% से भी कम, और आम आदमी पार्टी को पड़ी 0.04% वोट। एक मिनट, बीच में मत बोलिए, कॉमेडी मत कीजिए, आज संवेदनशील विषय है। नहीं, अच्छा, राजस्थान में नोटा को मिली 0.96%,
देखिए प्रियदर्शनी जी, आपके बीच में बोला था क्या? प्रियदर्शनी जी, आज आप बोल लीजिए, आप मेरा समय आप ले लीजिए शांति से प्लीज। डिबेट हो रही है, ऐसा कोई अच्छा अपने लगता है समय क्या? में बात कर रहे हैं, आप भी अपने समय में कीजिएगा। आपके बीच में मैं एक शब्द भी बोला था क्या? ओके, जब ओके, नहीं बोला बोलिए। था तो यार बोलिए बोलिए अच्छा बोलिए नहीं रावल लगता। साहब बोलिए। राजस्थान में नोटा को मिले 0.96% वोट और आम आदमी पार्टी को मिले 0.36% वोट। अब जब मैंने ये आंकड़ा रखा है तो मैं अपने कांग्रेस के भाई की बात से पूरी तरीके से असहमत हूं। कल तक आम आदमी पार्टी का नोटा से सीधा मुकाबला था, लेकिन अब नोटा इनको बहुत पीछे छोड़ चुका है। नोटा को 1.5% वोट मिलती है तो इनको 1% भी नहीं मिलती। नोटा को 1% वोट मिलती है तो इनको 0.40% मिलती है, और नोटा को 1% मिलती है, इनको 0.36% मिलती है। ये नोटा के भी 40% में रह चुके हैं। और यहाँ पर जरूर यू शुड आंसर, यू विल टेक आंसर। नोटा से वोट कम तो मिलेगा, लेकिन समय तो पूरा ही लेंगे ना, कोई बात नहीं। मैं लेकिन एक बात से बड़ा हैरान था, मैं उम्मीद कर रहा था कि इंडियन नेशनल लोक दल जो है वो इस बात को फिर दोबारा से रेखांकित करेगी, क्योंकि वो उन्होंने बहुत उतावलापन दिखाया था इस इंडी गठबंधन के प्रति। वो गठबंधन जो अब इन चुनावों के रिजल्ट्स के बाद इतिहास का विषय हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि कहा करते थे जो व्यक्ति 100 सीट कम लेकर आया है, मैं कमलनाथ की बात कर रहा हूं। कमलनाथ कहते थे कौन अखिलेश विखिलेश, अपने गठबंधन के सहयोगी के बारे में इस प्रकार से बात करते थे। इतना अहंकार था, और इतना अहंकार कब? जब जनता उनको पीट रही थी, रस्सी जल रही थी लेकिन बल नहीं जा रहा था। बिल्कुल ठीक यही काम जो है हरियाणा के अंदर है। जनता पीटने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को कभी कुछ कहते हैं हुड्डा साहब, कभी हुड्डा साहब जो है इंडियन नेशनल लोक दल का अपमान करते हैं। मैं फिर से हुड्डा साहब से कहूंगा, अरे भाई इन सबको जोड़कर इकट्ठे मिला के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ो, ताकि जब सारे मिलकर जनता पीटेगी इन सबको तो तब जो है स्पष्ट तौर पर बात आएगी, कोई बहानेबाजी नहीं आएगी। और ये बहानेबाजी तब तक चलेगी जब तक यहाँ पर राइटिंग ऑन द वॉल को नहीं पढ़ेंगे। ये दे शुड स्मेल द कॉफी। बात को मैं आगे ले जाते हुए बाल मुकुंद जी, ठीक है, लिखी हुई चीजों को पढ़िए। ठीक है, आपने तीनों ही पार्टियों को नसीहत दी है, साथ ही हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उन पर भी आपने प्रतिक्रिया दी है। बाल मुकुंद शर्मा जी, पीएम ने कहा कि या तो सुधर जाओ या फिर जनता चुन चुन कर बदला लेगी, सबक सिखाएगी आप लोगों को। सरकार जो फंड्स दे रही है, सरकार जो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर आ रही है, उसके बीच में कांग्रेस या विपक्षी ना आए, ये कहा गया। ज्योति जी, मैं आंखों से आंसू नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं कमजोर व्यक्ति नहीं हूं, मजबूत हूं, लेकिन मेरा दिल रोता है क्योंकि कोमल हृदय है मेरा। आज भूखमरी में 115वां नंबर है हमारा वर्ल्ड में, और प्रधानमंत्री वोटों के लिए इन 3 स्टेटों में चुनाव से पहले घोषणा करता है कि अगले 5 साल हम आपको फ्री अनाज देंगे। हमारे सपने क्या थे? जब हम देश आजाद हुआ, पहली रात को बैठे कि बिजली देश में नहीं थी उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बांध बनाओ। हरित क्रांति लेके आए हम, क्योंकि विदेशों से खरात में धन लेते थे, अनाज लेते थे। फिर सफेद क्रांति लेके आए हम, और ये लोग कहते हैं मंदिर बनाओ, मंदिर का उद्घाटन करो, वोट मिल जाएंगे। भूखमरी में आज क्या स्थान है? हमारे बगल में पाकिस्तान जैसा देश जिसमें अराजकता है, बांग्लादेश जैसे, ये तो मैं आंकड़े बोल रहे हैं। भूखमरी में हम उनसे आगे निकल रहे हैं, हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं, और चुनाव जीतने की हम मतलब खुशी में पता नहीं क्या कह रहे थे। विश्वास करेगा? क्या मैं जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगले 5 साल फ्री अनाज दे देंगे। अगर वो देश के प्रधानमंत्री ये कहें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कभी ये बात नहीं की। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब एम्स नहीं बनाते, भाखड़ाबाद नंगल डैम नहीं बनाते, या इतनी इसरो नहीं बनाते, IIT IIM नहीं बनाते, और वो मंदिर बनाने लग जाते जब 1947 में, और हम ये सोचते कि ऐसे हमें वोट मिलेंगे, तो आज क्या होता हमारा भविष्य? हम जो है ना, आज भी मैं ये कहता हूँ, आज हमारी 3 स्टेटों में सरकार है, 5 स्टेटों में स्पेशल विमान जाया करता था भोपाल। विदुराल जी, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। बाल मुकुंद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अगर आपको लगता है कपड़े प्रेस होकर आते थे पंडित नेहरू के, बाल मुकुंद जी, अगर ये इतने सारे मुद्दे हैं भी अगर जो कि आपको आपकी पार्टी को लगता है, तो क्यों नहीं वोटर्स को, जनता को समझा पाते आप लोग?
ये मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, जब पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो ग्लोबल, पूरे संसार को हम जोड़ देना, धर्म के नाम पे, मैं जाति को भी बाद में लेके आऊंगा, धर्म के नाम पे उन्माद फैलाने वाले बहुत लोग, बहुत से दुनिया के 40-50 ऐसे देश हैं जो बर्बाद हो गए, दुनिया के नक्शे में जो विकसित उसमें चले हुए थे, जैसे हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। धर्म की उन्मादता जहां आ जाती है ना, वो भावना में बह जाते हैं लोग और नेता उनकी नब्ज पकड़ लेते हैं। ज्योति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपका पूरा देश ये चैनल देगा, जब कांग्रेस 2014 में सत्ता से गई है, आएंगे एक भी उंगली रखने के लिए भी कमी नहीं थी इस देश में, सब कुछ समुद्री चल रहा था। ज्योति जी, ये अगर इनको आप नहीं टोकेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा, या मुझे अवसर दीजिए। मैं उनसे कहूंगी अभी आपसे पहले प्रियदर्शनी जी अवसर मांग रही है, लेकिन मैं क्योंकि सभी को टाइम देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बालमुकुंद शर्मा जी से सवाल पूछा। अभी अपनी बात आप राइट डाउन करके रख लीजिए, अपनी बात को लिखकर रख लीजिए, अपनी बात को लिखकर रख लीजिए। कांग्रेस का जो पक्ष होगा, कांग्रेस की जो विचारधारा होगी, इनका उत्तर जो होगा वो देंगे, ये कांग्रेस के हिसाब से उत्तर देंगे, आप बीजेपी के हिसाब से काउंटर कीजिएगा। अभी आप सुनिए, जल्दी बात पूरी कर लीजिए। बीजेपी की रणनीति देखिए, हाँ मैं बात बीजेपी की रणनीति देखिए, इनको लगता है कि ओम प्रकाश धनखड़ को हटाने से वोट बढ़ जाएंगे, तो वो मक्खी की तरह धनखड़ जी को बाहर फेंक देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बालमुकुंद जी, वो अपना समय पूरा कर चुके थे, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया कि मक्खी की तरह बाहर फेंकना क्या होता है? ये गलत बात है। ये लोग तो कहते हैं कि मक्खी की तरह बाहर तो अशोक तंवर को फेंका गया था। फिर ये इस विषय को डिटेल नहीं करें हम डिबेट को। देख लीजिए, आज ही ना बीजेपी अशोक तंवर पर, मुझे पता था डिबेट किस डायरेक्शन में जाएगी। अशोक तंवर का टाइम पूरा हो चुका था, बल्कि डबल टाइम। वो तो 3 साल के लिए बनाए थे, 6 साल रखे हमने। तो धनखड़ साहब भी अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे, धनखड़ साहब अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। लेकिन वो मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ ये बात, ये भी मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, जैसे मैं हार स्वीकार करता हूँ, ये भी सत्य है। लेकिन उसका भी कोई तौर तरीका होता है। चुनाव हमारे यहाँ उदयवान जी को चुना गया है, ठीक है बालमुकुंद जी, आपके अशोक तंवर का जो मामला था वो दिल्ली के थानों तक गया था। बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फुटेबल नहीं देखा गया कि बीजेपी बार बार ही कहती है। प्रियदर्शनी जी, आपको बहुत देर से कुछ कहना है, क्योंकि जी मुझे कहना है। बालमुकुंद जी, मुझे 2 मिनट दीजिए, 20 सेकंड दे दीजिए। बहुत लोग सारे थाने में बैठे रहते हैं। शर्मा जी बस 20 सेकंड दे दीजिए। हाँ जी, देखिए, मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैंने ये बात क्योंकि आपने मुझे बीच में टोक दिया था ज्योति जी, और रावल साहब भी मुझे तंग कर रहे थे कि आप मुझे बोलने नहीं देती हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी साफ बात बताऊं, यहाँ पे समझने वाली बात है। एक तो अहंकार में इतना भी चूर ना हो जाइए आप लोग, ठीक है, कि आपको समझ ही ना आए कि जिसको कहते हैं आप क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, सबको ज्ञान दे रहे हैं। एक मिनट रावल जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला था, प्लीज सुनिए। नहीं विदु जी, उसके बाद अब कांग्रेस की बात करती हूँ मैं, यहाँ पे कांग्रेस की बात करनी दीजिए। एक मिनट रावल जी, एक मिनट, हाँ थैंक यू। अब यहाँ पे कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस ने तो एक तरह से मैं बताऊं कि यहाँ पे हरियाणा के तीनों लीडर जो यहाँ पे हैं, हरियाणा के भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी और शैलजा जी, तीनों राज्यों में प्रभारी बन के गए थे। तो आप ये सोचिए कि कैसे भट्टा बिठा के आए हैं वहां पे। तो अब तो यहाँ पे तो हमारे लिए स्थिति बहुत ही अच्छी स्थिति है कि ये तीनों नेता अब हरियाणा में है। तो आप ये सोचिए कि कांग्रेस का कितना बड़ा भट्टा बैठेगा यहाँ पे। ये बहुत बड़ा विषय है जो हमें सोचना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे कि जो इन्होंने वादे किए हैं वो कैसे पूरे करेंगे। अभी भी मुख्यमंत्री के पास 1690 से ज्यादा ऐसी शिकायतें हैं जो अभी भी पूरी नहीं हुई है, उसमें से 1570 शिकायतों पे कोई संज्ञान नहीं लिया गया। था, आप कह चुके हैं, अभी आप डिटेल में आगे बात कीजिएगा। मिथुन रावल जी 10 सेकंड की बात कर रहे थे आप कुछ, फिर रेणु साहब के पास चलते हैं। और घमंड सही 10 सेकंड प्रियदर्शनी जी ने भी तो जोड़ दिए, खैर कोई बात नहीं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। एक नेता है, उनका नाम है कमलनाथ, और वो रिकॉर्ड पर ये कहते सुने गए कि मुसलमानों की पार्टी सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। वो धर्म की बात कर रहे थे या विकास की बात कर रहे थे, बता दें। एक नेता हैं जिनका नाम है सरदार मनमोहन सिंह, देश के प्रधानमंत्री रहे। वो कह रहे थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। विज्ञान भवन में कहा था, 2007 में कहा था, ठीक। अल्पसंख्यक नहीं, उसमें भी विशेष रूप से मुसलमानों का है। मैं आपके पास भेज सकता हूं, इस बात पर बहस हो चुकी है पहले भी। अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का है। मुसलमान शब्द का उपयोग किया था उन्होंने। और अल्पसंख्यकों का भी क्यों है?
सभी का क्यों नहीं है? अब वही नेता आकर घूम घूम कर कह रहे थे जितनी जिसकी संख्या भारी इतनी उसकी हिस्सेदारी, जातियों में बांट रहे थे। अब ये विकास की बात कर रहे थे क्या? यानी ये जो आपकी मजहबी उन्माद जिसके कारण से आपको सत्ता मिली थी, अगर देश के अंदर मजहबी उन्माद ना होता तो कांग्रेस को सत्ता भी ना मिलती। 1947 में देश का विभाजन कर सत्ता मिली थी, उसको आपने कभी छोड़ा नहीं है। किस प्रकार से हिंदुत्व के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यह विकास की बात कर रहे थे क्या आपके नेता? किस प्रकार से एक के बाद एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब आपके आईटी का प्रमुख कह रहे हैं दिस इज अ क्लियर नॉर्थ साइड साउथ डिवाइड, द बाउंड्रीज हैव वाइडन एंड क्लियरर। ये क्या विकास की बात कर रहे हैं आप? ये नफरती चिंटू हैं, ये मोहब्बत की दुकान जिसको ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है उसमें से नफरती चिंटू निकलते हैं और देश का विभाजन करने की तैयारी करते हैं सत्ता के लिए। जल्दी से मैं जो है ये भी बता दूं इनको कि किस प्रकार से अभी इंपॉर्टेंट बात मैं सुन रहा था, इंपॉर्टेंट बात मुझे लगा बताएंगी कि किस प्रकार से शराब के नाम पर, शिक्षा के नाम पर शराब का घोटाला जिन लोगों ने कर दिया उनका मॉडल क्या है। लेकिन मैं तो हैरान इस बात से हुआ कि उन्होंने कहा कि मैदान पूरा खाली है और उस मैदान में आकर लड़ने के लिए वो आ गई हैं, यानी आम आदमी पार्टी। देखिए आम आदमी पार्टी का वही भविष्य होने वाला है जो कभी किस प्रकार से कांग्रेस के घटक टूट के निकलते थे। अभी मैं बोलने ही लगता हूँ, आप रोक देते हैं। नहीं, आप बोलने नहीं लगते। आप कई बयानों का हवाला दे चुके हैं, आप आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर बात कर चुके हैं। आप विदु जी सुनिएगा डिबेट को जाकर फिर से। विदु जी आप रेडू साहब देखिए ये नहीं, फिर कोई समय अगर नहीं मांगता है उसको समय नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेडू साहब 85 पार की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। देखिए 2019 में 75 पार की बात की थी, 40 पर आ गई, यानी कि 35 सीट नीचे चले गए। अब ये 85 की बात कर रहे हैं तो ये 40 की बजाय कम से कम भी मान के चलो 10 सीट, तो ये और 10 वो 20 सीट और नीचे जाएंगे, यानी ये 10-15 सीट के बीच में रह जाएंगे। क्योंकि ये जो इलेक्शन थे और जो हरियाणा प्रदेश का इलेक्शन होगा वो बिल्कुल अलग है। वहां इन्होंने पहली बार जुमले जनता के सामने रखे, जनता ने इन पर भरोसा किया है कि शायद ये जुमले पूरे करेंगे। ये जुमले हरियाणा प्रदेश में 2014 से लोग सुनते आ रहे हैं और इन्होंने कोई भी जुमला पूरा नहीं किया। ना ही इन्होंने 50,000 नौकरियां दी, ना ही 15 लाख देने का काम किया, और ना ही इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया, ना ही क्राइम को रोकने का काम किया, और ना ही महिला को सुरक्षा देने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है हरियाणा की हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना सरकार के ऊपर करने का काम किया। ये शिक्षा के क्षेत्र में इनके सामने है। तो इसलिए आप देखिए कांग्रेस का भी जो है ना जो पर्दा उठ चुका है इनके ऊपर से भी, आम आदमी का भी उठ चुका है, और बीजेपी का हरियाणा प्रदेश में जो हालात है वो अलग से इलेक्शन होगा, इसलिए इनका कुछ नहीं है। हरियाणा में ये कह रहे हैं कि हमारा 1.5 गुना खून बढ़ गया है, अच्छी बात है। कोई अच्छी खबर मिलेगी तो खून तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा भाई, हमारे को अच्छी मिलेगी हमारा भी बढ़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का भी बड़ा खून बढ़ा था, इनका तो 2% बढ़ गया था, 2 गुना बढ़ा था इनका, और जनता ने अभी तो ना बिल्कुल पतला बना दिया, सारा हीमोग्लोबिन खत्म करने का काम किया। इसलिए ये आप भी ज्यादा इस बात में ना आए और खून को कंट्रोल रखें, कहीं हार्ट अटैक भी हो जाता है ज्यादा हीमोग्लोबिन होने से। दूसरी बात करते हैं कि वादे पूरे करने वाली बात है। हरियाणा में इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, बल्कि हर वर्ग को पीटने का काम किया है इन्होंने, और ये कहते हैं कि जनता पीटेगी। इन्होंने जनता को पीटा है, नहीं जनता किसी नेता को जनता पीटेगी नहीं पीटेगी कहा। हाँ जनता पीटेगी इन्होंने कहा है, नेताओं को पीटेगी, लेकिन यहाँ तो हरियाणा में तो जनता को भी सरकार ने पीटने का काम किया है, किसी वर्ग को पार्टियों को पीछे ना करी गई हो। इसलिए अब जो है हरियाणा प्रदेश में इन चुनाव का जो प्रभाव पड़ेगा वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के फेवर में जाएगा, और 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। चलिए दावा करने का सबको अधिकार है, दावा नहीं विदुराव जी अभी नहीं सर, मैं आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आऊंगी, समय दूंगी मैं। प्रियदर्शनी जी ये इंडिया गठबंधन है क्या आखिर? मजाक तो आप लोगों ने खुद बना रखा है, आप कांग्रेस को टारगेट करते हैं, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर निशाना साधती है। देखिए गठबंधन का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा साथ खड़े हो जाइए। गठबंधन का मतलब ये भी होता है कि अगर हमारा गठबंधन का कोई दल कोई गलत राह पे चल रहा है तो उस व्यक्ति को गलत राह पर चलने वालों के साथ गठबंधन करेंगे? नहीं, देखिए इनका तो देखिए ना, पता लग रहा है हमने तो इनके लिए मैदान छोड़ दिया था, मैदान पूरा सफा छट करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए और नीलबट्टा सन्नाटा रहे।
नील बटा सन्नाटा रहे हैं ये, इन्होंने मैदान कुछ में नहीं किया। उम्मीदवार आप लोगों हाँ? के थे, जनता ने आप लोगों को सिरे से खारिज कर दिया, जमानत इन्होंने जब्त हो गई, इनकी नोटा से हमेशा पीछे से रह गए, शिकायत यही रहती उसके थी बाद आप हमसे। कहते हैं कि हमने खाली मैदान छोड़ दिया था। कमाल कर रहे हैं। इनको हमसे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि आप आम आदमी पार्टी ने हमारे वोट काटे, हमारे वोट आम आदमी पार्टी काटती है। भैया अब तो आपको बोल दिया था कि चुनाव लड़ लो, तीनों में से एक प्रदेश में भी आपका कहीं आप झंडा नहीं गाड़ पाए। आपको शर्म आनी चाहिए अपने नेतृत्व पे, और कहीं ना कहीं मंथन और चिंतन करने की जरूरत है, और समन्वय नहीं है इनका। और मैं बताऊं, जो मैं बात बोल रही हूँ, पहले भी मैंने बोल रही हूँ और दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो भट्टा बिठाया इन तीनों नेताओं ने प्रभारी बनके, तो बहुत बढ़िया है। ये ऐसा ही भविष्य दिखाने वाले, क्योंकि कांग्रेस का अंतर्कलह आज भी हरियाणा में है और ये किसी से छुपा नहीं है। आज तक इनका संगठन नहीं बना है, और हमारा तो 11,000 का संगठन हरियाणा में तो बन चुका है। अभी 6 तारीख को भी बैठक होने वाली है। 6 तारीख को बैठक में देखिए ना लोकसभा कितनी चुनाव तक साथ चलती है। लड़ने की बातें हो रही हैं। इनकी जिन नेताओं में खामियां निकाल रहे हैं, जिस पार्टी की आप भर भर के आलोचना कर रही हैं, उसी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ये हम नहीं डिसाइड करेंगे ज्योति जी, मैं और आप स्टूडियो में बैठ के ये नहीं डिसाइड कर प्रवक्ता सकते तो कि हम पार्टी लोग का करेंगे, हमारा सीनियर नेतृत्व करेगा। पार्टी का क्या रुख है आप ही बताएंगे। ये हमारा सीनियर नेतृत्व करेगा कि हमें चुनाव मिलके लड़ना है लोकसभा का या नहीं लड़ना है। ये फैसला हमारा सीनियर नेतृत्व करेगा, ना कि मैं और आप यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे कोई भी प्रवक्ता कर सकता है। लेकिन इस बात पे जरूर हम चर्चा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी खामी रही है कांग्रेस की, कितना बड़ा डेंट लगा है प्रजातंत्र पे। इनको प्रजातंत्र को संभालने के लिए दिया गया, ये सिर्फ हवाबाजी करते रहे, पीआर मशीनरी इन्होंने लगा दी थी अपनी पूरी की पूरी। इसका मतलब ये सिर्फ सोशल मीडिया के नेता बन रहे थे, हकीकत में जमीन पे कुछ नहीं। आप ये कमाल की तरफ दे रही हैं, आप मुझे, मेरी तो समझ से ही बाहर है। नहीं रुकिए अभी सुभाष जी, पीएम ने कहा कि जाति की राजनीति बहुत खुलकर की बहुत सारे लोगों ने, विरोधियों ने, लेकिन हमारे लिए केवल 4 की जातियां हैं, महिला के, किसान के, गरीब के, युवा के। तो ये एक साफ संदेश तो दिया गया है कि जो ओबीसी की बातें कर रहे थे, जो जाति की बातें कर रहे थे, वो चला नहीं है इन चुनाव में। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और प्रधानमंत्री ने जिन 4 जातियों की बात की है, हकीकत में या व्यावहारिक दृष्टि से होना भी वही चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारतीय लोकतंत्र का, इस देश का 70-75 सालों में वास्तव में इन चीजों को किसी ने सैद्धांतिक रूप से न माना और ना ही व्यावहारिक दृष्टिकोण इसको देने की कोशिश की। और उसको रही सही जो कसर थी वो राहुल गांधी ने पूरी कर दी। पिछले 6 महीने या 8 महीने से जो ओबीसी का राग वो अलापने लगे, जैसा कि उन्होंने लोकसभा में जिस तरह की बातें उठाई थी और तर्क दिया था अधिकारियों की संख्या और उसके प्रतिशत को बताकर, लगातार वो ओबीसी और जातिगत जनगणना और ओबीसी को आगे बढ़ाने की बात और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात जो कर रहे थे काशीराम जी की भाषा में या फिर राम और लोहिया की भाषा में, उनको ये समझना चाहिए था कि उनके पूर्वजों के साथ जो लोग लड़ते थे, राम और लोहिया या काशीराम जी, जिन्होंने इस तरह की बातें कही, आज उनके फॉलोवर कहाँ हैं और क्या स्थिति बनी हुई है। और इन 3 राज्यों में, खासकर तेलंगाना को छोड़कर अगर मैं बात करूं आपसे, इन 3 राज्यों में तो उनका ये जो राग है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। उनको शायद रीथिंक करने की आवश्यकता होगी कि क्या जो ओबीसी की बात वो कर रहे थे, इससे उन्होंने ओबीसी को छोड़कर दूसरे जो आदर्श हैं उसके लिए उन्होंने क्या कुछ सोचा था, क्या उसके बारे में कभी कोई ऐसी परिकल्पना थी या कोई बातें आपने रखी। उसके कारण से और जो दूसरे मतदाता थे उनके खिलाफ हुए, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद राहुल गांधी अपने इस जुमले को शायद थोड़ा हल्का करेंगे जरूर। मुझे नहीं पता, रणनीति में बदलाव की जरूरत होगी। बिल्कुल बहुत शुक्रिया सर आपका, बिल्कुल सही है। शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हम 5 राज्यों के परिणाम को लेकर कर रहे थे। बीजेपी जो हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है उसे लेकर चर्चा की फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार। कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है।